नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर को लेकर। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। भावना, सुप्रभात। सुप्रभात आंचल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। नमस्कार। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। जिन प्रमुख खबरों पर हमारी नजर होगी वो है तेलंगाना में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 30 नवंबर को। आज उसका जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। बिल्कुल, और सिलक्यारा सुरंग में भी मिशन मोड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इससे जुड़ी तमाम पल पल की अपडेट्स भी हम इस मंच से आपके साथ करेंगे साझा। जी हाँ, और नया सवेरा में बात होगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कुछ कहानियों पर भी। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। तेलंगाना में आज थमेगा चुनाव प्रचार। 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस, बीआरएस समेत अन्य दलों के स्टार प्रचारक करेंगे जनसभा और रोड शो। कर्नाटक सरकार आज चुनाव आयोग के समक्ष तेलंगाना के अखबारों में अपनी उपलब्धियों के प्रचार वाले विज्ञापनों पर जवाब करेगी दाखिल। आयोग ने इन विज्ञापनों को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल बोरिंग का काम जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, मजदूरों को निकालने में नहीं छोड़ेंगे कोई कोर कसर। गोवा में जारी 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आज होगा समापन। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की होगी घोषणा। साथ ही माइकल डगलस को सत्यजीत रे जीवन प्रियनत उपलब्धि पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम को 2 दिन और बढ़ाने पर बनी सहमति। बंधकों और कैदियों की और हो सकेगी रिहाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की सराहना। और खेल की खबरों में गुवाहाटी में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा तीसरा T20 मैच। 2 मुकाबले जीत चुकी टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं चुनावी खबरों के साथ जनादेश में। जनादेश में शुरुआत तेलंगाना में विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जहां आज प्रचार का आखिरी दिन है। 119 सीटों पर 30 तारीख को मतदान होगा। उससे पहले आज सियासी दलों के लिए आखिरी मौका है जब वो जनसभा और रोड शो के जरिए पार्टी प्रत्याशियों का प्रचार कर सके और उनके लिए वोट मांग सके। आज शाम के बाद उन्हें डोर टू डोर कैंपेन करने की छूट होगी। इससे पहले कल बीजेपी के पक्ष में कई रैलियां करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि तेलंगाना को तबाह करने में कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति समान रूप से भागीदार है। पीएम के अनुसार आदिवासी समुदाय और अनुसूचित जाति समुदाय को बीजेपी ही सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ओर से राज्य में मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से होगा। तो तेलंगाना में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी दलों का धुआंधार प्रचार जारी रहेगा। कांग्रेस की तरफ से आज चुनाव प्रचार में खुद सोनिया गांधी उतरेंगी। सोनिया गांधी पहली बार तेलंगाना में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। वह हैदराबाद में एक रोड शो करेंगी और इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी प्रचार करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी लोगों से वोट मांगेंगे। तो तेलंगाना विधानसभा में चुनाव में सोनिया गांधी चुनावी मैदान पर उतरेंगी चुनावी प्रचार के लिए, और बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े नेता जो हैं वो चुनावी प्रचार करेंगे।
साथ ही पार्टी के प्रचार को धार देने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देवरकोंडा में जनसभा करेंगे, जबकि उनकी दूसरी जनसभा नागार्जुन सागर में होगी। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति वारंगल पश्चिम में एक रोड शो करने वाली हैं और इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में 3 जनसभाएं करेंगे। तेलंगाना की केसीआर सरकार इस विधानसभा चुनाव में किसानों के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है। बीआरएस सरकार पर विपक्षी दल किसानों के लिए बनाए गए धरणी पोर्टल के जरिए किसानों की ही जमीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं बीआरएस ने धरणी योजना को प्रगतिशील सुधार बताते हुए आरोपों को खारिज कर दिया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अक्टूबर 2020 में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली के लिए धरणी पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य भूमि पंजीकरण से संबंधित मामलों में सुधार और शिकायतों का समाधान करना था। लेकिन तेलंगाना के किसान और उससे जुड़े संगठन कह रहे हैं कि धरणी पोर्टल के जरिए सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है और इस पोर्टल के बाद किसान कई योजनाओं से महरूम हो गए हैं। कोई भी चीज अगर सरकार से पूछें तो सरकार सिर्फ ये कह रहा है कि रैतु बंधु देने, इसलिए सरकार सबसे अच्छा किसानों के लिए हमारा सरकार है। तो हम ये नहीं मानते हैं और किसान भी बहुत तंग आ चुके हैं इससे। इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है ये धरणी पोर्टल का। धरणी पोर्टल जो लेके आया था उसमें बहुत गड़बड़ चल रहा है। जो पहले असेंट भूमि था, जो जमीन था, जो गरीबों को मिलता था, वो अपना दादा परदादा से आता था उन लोग को। अभी उन लोग का हाथ से वो जमीन छीन गया। जो बड़ा बड़ा लोगों भूस्वामी है, जो जमींदारी है, उन लोग का हाथ में चला गया। धरणी पोर्टल की शुरुआत के बाद से ही ये योजना विपक्षी दलों के निशाने पर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्तारूढ़ बीआरएस किसानों की जमीन हथियाने के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही सत्ता में आने पर धरणी को खत्म करने का संकल्प जताया है। टीआरएस पार्टी नेताओं के लिए, केसीआर परिवार के लिए एक एटीएम बन गया। धरनी के नाम पर गरीबों का जमीन जो है, लैंड्स है, उस लैंड को टीआरएस नेताओं ने कब्जा कर रहे, गलत नाम लिखाकर गरीबों के पेट के ऊपर मार रहे। हम पूरा, हमारा सरकार आने के बाद पूरा इंक्वायरी करेंगे। देखिए धरनी पोर्टल में क्या चक्कर क्या है, ये जमीन हड़पना बीआरएस वाले को, बीआरएस वाले जमीन हड़पना चाहते हैं, इसलिए जो है ना लफड़ा, पैसे दो, सस्ता में लेगा इनका कॉन्ट्रैक्टर। 40,000 करोड़ का खेल है इसमें। वहीं बीआरएस का कहना है कि धरणी पोर्टल से किसानों का अपनी जमीन पर नियंत्रण होगा। साथ ही नई प्रणाली के जरिए किसान अपने अंगूठे के निशान का उपयोग कर जमीन बेच या खरीद सकते हैं, जिससे बिचौलियों का सफाया हो रहा है। जिस प्रोजेक्ट से रैतु बंधु मिलता है 72 लाख फार्मर्स को तेलंगाना में, अब तक हम 72,000 करोड़ दे चुके हैं, टू 65 लाख फार्मर्स। और जो यहाँ पे अनाज खरीदते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं होता है, पूरा लास्ट ग्रेन तक अनाज खरीदते हैं। अनाज खरीदने के ठीक 5 दिन बाद फार्मर के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जाता है क्योंकि धरनी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि धरणी पोर्टल तेलंगाना में बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। इससे बीआरएस पार्टी को नुकसान हो सकता है और ऑपोजिशन इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने में सफल रही है। क्योंकि अगर आप चीफ मिनिस्टर को देखें, उनकी सभाओं को देखें, तो हर चीज़ में वो धरनी का नाम लेते हैं कि अगर कांग्रेस आई तो धरनी को हटा देगी, अगर धरनी निकल गई तो आपको रैतु बंधु नहीं मिलेगा, रैतु बीमा नहीं मिलेगा। बट वैसा नहीं है, क्योंकि रैतु बंधु और रैतु बीमा से धरनी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं। अब देखना होगा कि तेलंगाना में भूमि सुधार, जमीन पर मालिकाना हक और धरणी पोर्टल की सियासत विधानसभा चुनाव में क्या रंग दिखाती है। धरनी पोर्टल को लेकर के विपक्षी दल केसीआर सरकार पर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि तेलंगाना में राजनीतिक ऊंट किस करवट बदलेगा। हालांकि इसका पता 3 दिसंबर को ही चल पाएगा। कैमरा सहयोगी केशव और कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं उर्मिलेश भट्ट, डीडी न्यूज, तेलंगाना।
तो तेलंगाना जो चुनाव विधानसभा चुनाव है वो 30 नवंबर को है और आज जो है चुनाव प्रचार का जो ये धुआंधार रैलियों और जनसभा का जो दौर था वो आज थम जाएगा। और इसी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं करीमनगर से राजेश सुप्रभात। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जो भी ताकत झोंकी हुई थी और पहले हमने देखा है कि 4 विधानसभा चुनाव राज्यों में हो चुके हैं, अब तेलंगाना बचा है जो 30 नवंबर को होने वाला है। और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज जो है वो चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा। तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका आज किस तरीके से जो पूरा दिन है वो रहने वाला है? देखिए, आज जो है हम कह सकते हैं भावना कि आज का दिन तेलंगाना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, इसलिए भी कि तमाम सियासी दलों ने तकरीबन 20-25 दिनों से जिस तरीके से लगातार धुआंधार रैलियां की हैं, रोड शो किए हैं, या फिर हेलीकॉप्टर के गिरने का जो सिलसिला था कि लगातार विभिन्न सियासी दलों के हेलीकॉप्टर जो थे वो मैदान में उतरते रहे, जनता से संवाद करते रहे और फिर वहाँ से उड़कर दूसरी जगह पर पहुँचते रहे। यह सिलसिला कहीं ना कहीं आज शाम 5 बजे थम जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन का जो सिलसिला है वो शुरू होगा और लोग जो हैं आज शाम से कल शाम तक हम कह सकते हैं कि डोर टू डोर कैंपेन जो है वो प्रत्याशी चलाएंगे। और बड़े नेताओं की अगर बात करें तो बड़े नेता जो हैं कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर के ज़रिए प्रचार करने के लिए यहाँ पर उतरते रहे, चाहे वो बीआरएस की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें जी। और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिशों में लगातार जुटे रहे। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करीमनगर आए थे और उन्होंने करीमनगर की सभा को संबोधित करते हुए जनता से सीधा संवाद करने की कोशिश की और अपने नए अनोखेपन के साथ उन्होंने जनता के साथ बातचीत की और कहा कि हमारा नमस्कार जो है वह आम लोगों तक आप पहुंचाएं। अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान भी किया, केसीआर सरकार पर उन्होंने हमले भी बोले और कहीं ना कहीं यह उम्मीद जताई कि 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार तीसरी बार चुनकर आएगी। उससे पहले अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार चुनकर आ जाती है तो डबल इंजन की सरकार जो है वो तेलंगाना का मजबूत विकास करेगी। कल हमने ऑटो रिक्शा वालों से, फूल बेचने वालों से और आम छात्रों से बातचीत की थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि एक सरकार ऐसी चाहिए, एक सरकार ऐसी चुनकर आनी चाहिए जो सरकार कहीं ना कहीं जनता की सुने, गरीब लोगों की आवाज़ बन सके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास भावना खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान 4 लोकसभा सांसद उनके चुनकर आए हैं, लिहाजा बीजेपी हर हाल में चाहती है कि विधानसभा में भी उनका परचम जो है वो लहराया जा सके। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो भी किया हैदराबाद में। वहीं बीआरएस जो है सत्ता बचाने की जद्दोजहद में मशक्कत कर रही है और कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को एक बार फिर हासिल करने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है। बिल्कुल, और चुनावी प्रचार आज थम जाएगा तेलंगाना में और डोर टू डोर कैंपेनिंग चलेगी, लेकिन ऊंट के करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है नया सवेरा में और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, अब बात करते हैं चुनाव आयोग की, जिसने तेलंगाना में चुनाव के बीच विज्ञापन देने पर कर्नाटक की सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। चुनाव आयोग ने आज
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। चुनाव आयोग ने कर्नाटक सरकार से तेलंगाना में ऐसे विज्ञापनों को तुरंत रोकने के आदेश भी दिए हैं। आयोग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना। आयोग ने कहा कि इस मामले में किसकी अनुमति से इस तरीके के विज्ञापन चुनाव वाले राज्य में प्रकाशित करवाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस ने जन प्रतिनिधित्व कानून और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि, जिस तरह से चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है विज्ञापन वाले मामले को लेकर, अब कर्नाटक सरकार क्या करेगी और किस तरह से जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो चुनाव आयोग अपनी आगे की कार्रवाई को पूरा करती है? देखिए, हमने देखा कि कल चुनाव आयोग ने 2 मामलों में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में फैसले दिए। एक तो रायतू जो योजना थी, रायतू बंदी योजना, उसको उन्होंने उसका जो अनुमति दी थी कल उसको वापस लिया। दूसरा ये महत्वपूर्ण फैसला कल देर शाम का है, जिसमें कि कर्नाटक सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको पत्र लिखकर आयोग ने इस बात की तस्दीक की है कि जो 24 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हैदराबाद एडिशन में तमाम अखबारों में जो विज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें राज्य की उपलब्धियों को दर्शाया गया है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको बताया गया है, इस पर आयोग ने उनसे संज्ञान लेते हुए और इसमें 2 शिकायतें भी थी, दोनों जो सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी दोनों की तरफ से राज्य में, कि यहाँ पर एमसीसी का वायलेशन है। और इस सबको आयोग ने संज्ञान लेते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी से ये जानने के लिए आदेश किया है कि आपने किसके आदेश से ऐसा किया, और इन सब की जानकारी आयोग ने आज शाम 5 बजे तक आयोग के समक्ष रखने के लिए चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। साथ ही साथ तत्काल रूप से इस तरीके के विज्ञापनों पर रोक भी लगा दी है, यानी कि आज किसी भी अखबार में इस तरीके के विज्ञापन नहीं होने चाहिए। हालांकि ये फैसला कर देर शाम का है, इस वजह से देखना होगा कि आज के अखबारों में वहां की क्या स्थिति है। लेकिन चूंकि आयोग ने आज शाम तक इस मामले में रिपोर्ट देने को भी कहा है, क्लैरिफिकेशन भी मांगा है, तो उम्मीद की जाती है कि कर्नाटक सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगी और आयोग के समक्ष इस बात का स्पष्टीकरण भी देगी कि किस तरीके से उन्होंने इन विज्ञापनों को छापा है। लेकिन निश्चित तौर से वहाँ की जो सियासत है उसमें जो एमसीसी का वायलेशन है वो जो बड़ा है, उसको लेकर आयोग की जो कार्रवाइयां हैं वो काफी हुई हैं और कल की 2 महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में से एक ही कार्रवाई की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आप इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखिए, क्योंकि आज कर्नाटक सरकार जो है वो चुनाव आयोग को अपना स्पष्टीकरण दाखिल करेगी कि उसने जो हैदराबाद में विज्ञापन जो प्रकाशित कराए वो क्यों करवाए। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की और बात करते हैं सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने की कवायद को लेकर, जहाँ बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत 50 मीटर ड्रिलिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है। पाइप में फंसे ऑगर मशीन की ब्लेड और सॉफ्ट को काटने का कार्य पूरा करने के बाद ऑगर मशीन के हेड को निकालने का कार्य भी पूरा हो गया है। वहीं बचाव अभियान पर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू ने सिलक्यारा टनल में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों की सेहत की जानकारी के लिए रोबोटिक्स इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इस काम के लिए भारतीय सेना ने ड्रोन मैन मिलिंद राज से संपर्क किया है। फंसे श्रमवीरों को बचाने के लिए जहां सुरंग के अंदर बचाव कार्य जोरों पर है, तो वहीं सुरंग के मुख्य द्वार पर प्रार्थना और हवन भी किए जा रहे हैं। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। वर्टिकल ड्रिलिंग 50 मीटर से ज्यादा तक पूरा कर लिया गया। इस बीच माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर से ये जानकारी मिली है कि अब लगभग 5 से 6 मीटर ही जाना बाकी है। Let's say it's about 5 or 6 meters to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. Probably another pipe 6 meters. Depends on the ground, but we haven't had any obstacles last night, and it's looking very positive sometime today.
उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के बचाव अभियान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही हैं। प्रधानमंत्री ने फंसे श्रमिकों के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। तो आंचल, देखा जाए तो प्रार्थना और हवन का दौर तो जारी है और लग रहा है कि जितने हम करीब हैं, लेकिन अभी भी मंजिल लग रही है उतनी दूर है, क्योंकि जब तक हम पहुंच नहीं जाते उस मंजिल पे तब तक हम उन 41 मजदूरों को बाहर निकालने में सफल नहीं हो पाएंगे। और इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सिलक्यारा से हमारे संवाददाता ओपी यादव, जो लगातार डटे हुए हैं इस खबर पर। ओपी, बहुत जल्द ये कोशिशें लगातार जारी हैं कि कैसे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। अभी मुश्किल कहाँ आ रही है और कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं ये श्रमिक अपने परिवारजनों से मिल पाएंगे? 12 नवंबर से जब से ये घटना घटी है तब से लेकर अब तक लगातार बचाव, राहत और आपदा प्रबंधन जारी है और उसमें तमाम तरह की जो भी अड़चनें आती है उनको दूर करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म, अलग अलग विकल्प अपनाए जा रहे हैं। मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है और तमाम तरह के जो ऑप्शन नजर आते हैं उन सब पे काम किया जा रहा है। यही वजह की अब इस टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मैनुअली और परपेंडिकुलर कई तरह के ऑप्शन से उन पर काम किया जा रहा है। तो ताज़ा जो जानकारी उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे पीछे जो टनल है, मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा ये व्यू दिखाएं। ये जो टनल है ये सिलक्यारा साइड का है और इसी टनल में तकरीबन 200 मीटर के आगे जो मजदूरों को मलबे में फंसे हुआ जो समस्या है उसको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। और उसमें जो मशीन थी अमेरिकन ओगर मशीन, जिसका ब्लेड कटर तकरीबन 25 mm के आयरन रॉड और पाइप में फंस गया था, उसको कल निकाल लिया गया था। उसके बाद में उसी पर मैनुअली ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था और उसी काम के लिए सेना के कोर ऑफ इंजीनियर्स के एक्सपर्ट आए। इसके अलावा झांसी से एक्सपर्ट मजदूरों को बुलाया गया, मुंबई से सीवर में काम करने वाले जो एक्सपर्ट मजदूर है जिनको अनुभव था उनको बुलाया गया। इसके अलावा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के नागपुर से अधिकारी आए। तो इन सब ने मिलकर यहाँ पे काम शुरू किया। अभी मैनुअली ड्रिलिंग का काम तकरीबन 1.5 मीटर से अधिक हो चुका है यहाँ। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि 49.9 मीटर तक की ड्रिलिंग यहाँ हो चुकी है और 10 से 12 मीटर तक का जो रास्ता बचा हुआ वो निकलने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हम उस रास्ते के करीब पहुंच के जहां हमारे मजदूर भाई छिपे हुए हैं या दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो उम्मीद की जाती है कि ये जल्द काम पूरा होगा। क्योंकि जो मैनुअली ड्रिलिंग हो रही है उसकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, उनको ये आभास हो रहा है कि हम जहां पे फंसे हुए हैं उसकी दूरी बहुत कम है और जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। इसके साथ मैं दूसरी चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से कहूँगा ये पहाड़ी का ऊपर का रास्ता दिखाएं। इस पर जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम हो रहा है उसके लिए 1150 मीटर का सुरंग का रास्ता ऊपर का जो है उसके लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कच्चा रास्ता बनाया और वहां पे पूरा साजो सामान और मशीनरी ऊपर पहुंच चुकी है और उसी से वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है। और 2 पॉइंट इस पर चिन्हित किए गए, दोनों पॉइंट में एक पॉइंट है 1.2 व्यास का और दूसरा है 8 mm का। जो 8 mm का है उसको तो तकरीबन 50 मीटर तक
ड्रिलिंग कर दिया गया है और दूसरा वाला जो है वो तकरीबन 40 मीटर के आसपास ड्रिलिंग कर दिया गया है। तो उम्मीद की जाती है कि ये 87 मीटर का है, तो बहुत ज़्यादा दूरी इसमें बची नहीं है, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ इसमें करना पड़ेगा। जैसे जैसे नीचे हम जा रहे हैं उसमें थोड़ी सी सावधानी की जरूरत होती है, इसलिए थोड़ा काम धीमा चलेगा, लेकिन उम्मीद की जाती है अगले 2 दिन में ये काम भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा जो ये टनल है इसके पीछे की साइड से बरकोट साइड है, उस बरकोट साइड से भी जो टिहरी डैम से जुड़े इंजीनियर्स है वो ड्रिलिंग कर रहे हैं और उन्होंने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके तकरीबन 12-13 मीटर तक का रास्ता वहां बना लिया है। इसके अलावा एक और परपेंडिकुलर रास्ता अपनाया जा रहा है जिसके लिए ONGC के अधिकारी लगे हुए हैं। लगातार समझ रहे हैं आपसे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की भी नजर इसका काम आज शायद शुरू होने की उम्मीद। बिल्कुल, तो हम समझ पा रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की भी नजर इस पूरी खबर पर है और त्वरित कार्रवाई की गई है राज्य प्रशासन द्वारा, तमाम जो एजेंसियां उनके द्वारा, कि जल्द से जल्द कई विकल्प अपनाकर इन श्रमिकों को बाहर निकाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ओपी, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बिल्कुल आंचल, तो उम्मीद की किरण अभी भी जगी हुई है और जगी भी रहनी चाहिए क्योंकि जो मंजिल है वो बहुत करीब है। बिल्कुल। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नया सवेरा पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सियानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। और अधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बढ़ते अगले खबर की ओर और बात करते हैं। गोवा में चल रहे 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आज समापन होगा, जिसमें आज फ्रांसीसी फिल्म एंडलेस समर सिंड्रोम का एशियाई प्रीमियर होगा। इसके साथ ही गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की भी घोषणा होगी। अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता माइकल डगलस को समापन समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दुनिया भर के रुपहले पर्दे के बड़े नामों में शुमार अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण में हिस्सा लेने पहुंचे। साथ में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री कैटरीना ज़ेटा-जोन्स भी इफ्फी के मंच पर नजर आईं। इफ्फी के 54वें संस्करण में माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्यजीत रे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। When I realized that he was not only the director, but he was a writer, that he was a film editor, that he was a musician, that he authored books, he was quite an extraordinary man. And then also the sense of dealing with people, he would not think of being heroic or large scale, but showing a reality and a texture that we had known about, all left me with an impression.
माइकल डगलस ने ऑस्कर से लेकर एमी और गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, पाम डियोर, कैन जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कार अपने नाम किए हैं। इस फहरिस्त में एक और प्रतिष्ठित पुरस्कार जुड़ गया है। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सिनेमा आज वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रहा है। Let me just thank the IFFI so much. Thank you so much for all the good work that you've been doing on this festival. Congratulations! It's a great job, and thank you all so much for being here. इस मौके पर विख्यात अभिनेत्री कैथरीन ज़ेटा-जोन्स भी मौजूद थीं। फिल्म ओम शांति ओम और लंच बॉक्स का जिक्र करते हुए उन्होंने भारतीय फिल्मों में काम करने की इच्छा जताई। When my kids were very small, my son will tell you that we showed him Om Shanti Om, which was one of my favorite movies. And Dylan had to, when his friends came over, he was like, "Do you want to see a movie from India? It's my mom's favorite movie, and we love it." And I would love to be part of something in the industry. In fact, one of my favorite movies, which is not Bollywood, is called The Lunchbox, which is one of my favorite movies of all time. माइकल डगलस 28 नवंबर को मास्टर क्लास लेंगे, जहां वे सिने प्रेमियों के साथ अपने अनुभव भी बांटेंगे। मंगलवार को इफ्फी के 54वें संस्करण का समापन हो रहा है। बेहद आत्मीयता के साथ, खुले दिल के साथ माइकल डगलस ने सत्यजीत रे को याद किया और भारतीय फिल्मों में काम करने की इच्छा भी जाहिर की। यही तो आकर्षण है, प्रभाव है भारतीय सिनेमा का कि आज विश्व के श्रेष्ठ कलाकार भी यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ जया सिन्हा, डी न्यूज़, पणजी, गोवा। तो पणजी से ही सीधा जुड़ रही है हमारे साथ हमारी सहयोगी जया सिन्हा। जया, सुप्रभात। इफ़ी का आज समापन समारोह है, 20 नवंबर से शुरू हुआ ये समारोह, अब 28 नवंबर को यानी कि आज जो है इसका समापन होने जा रहा है। कई यादें होंगी आपके पास भी, कई महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए। हमने देखा कि माइकल डगलस भी आज एक मास्टर क्लास लेने जा रहे हैं, तो आज का दिन में क्या क्या नए इवेंट्स होंगे और इसी के साथ इसका समापन होगा? बिल्कुल भावना, आज का दिन भी बेहद खास है। माइकल डगलस आज मास्टर क्लास लेंगे, यानी कि वो सीधे तौर पर जो अपने फैंस हैं और दुनिया भर से जो सिने प्रेमी पहुंचे हैं, सीधे उनसे मुखातिब होंगे। साथ ही आज समापन समारोह होगा, तो आज क्लोजिंग फिल्म जो है उसकी भी यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी। क्लोजिंग फिल्म है अमेरिकन फिल्म द फेदरवेट। ये एक अमेरिकन जो एथलीट है, बॉक्सर है, उसकी कहानी कहती है। 1960 के दशक की में सेट की गई है। बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, दुनिया भर में धूम मचा रही है और फेस्टिवल्स में, और अब आज इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। यहाँ पे हम देखेंगे लंबी लंबी कतारें लगेंगी आज इस क्लोजिंग फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए। साथ ही आज समापन समारोह होगा। समापन समारोह यानी कि जो पूरे फिल्म महोत्सव की जो श्रेष्ठ फिल्में हैं उसमें से आज पुरस्कार दिए जाएंगे। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ ICFT यूनेस्को गांधी पीस मेडल, इसका भी पुरस्कार आज दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एक डेब्यू निर्देशक के तौर पर, उसमें भी आज 7 फिल्में जो हैं वो उसकी कड़ी में हैं। और इन तमाम जो जितनी आपकी अवार्ड कैटेगरीज हैं, इन तमाम अवार्ड कैटेगरीज में भारतीय फिल्में बहुत ही पुरजोर तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं और कड़ी टक्कर दे रही हैं उन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को जो आज भारतीय फिल्म महोत्सव में शिरकत करने आई हैं। 15 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें 3 भारतीय फिल्में शामिल हैं, कंतारा, सना और मीरबीन। ये 3 भारतीय फिल्में हैं जो कड़ी टक्कर दे रही हैं इन सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को। और देखते हैं आज किसका नाम की घोषणा होंगी। जो जूरी अध्यक्ष हैं वो है विख्यात फिल्मकार शेखर कपूर। कल वो भी मीडिया से मुखातिब हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उन्होंने इस पुरस्कार को लेकर, विनर को लेकर किसी भी तरह की डिटेल्स डाइवल्ज करने से मना कर दिया। उन्होंने ये जरूर कहा कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय फिल्में धूम मचा रही हैं, आज भी हम उम्मीद कर सकते हैं किसी बहुत अच्छी खबर की। कल का बेहद सबसे खास हाईलाइट माइकल डगलस रहे, जो कैथरीन ज़ेटा-जोन्स अपनी पत्नी और विख्यात अभिनेत्री के साथ इफ़ी के मंच पर पहुंचे। और लंच बॉक्स, ओम शांति ओम, तमाम ऐसी फिल्मों का नाम जब इस तरह के विख्यात मशहूर हॉलीवुड एक्टर्स लेते हैं तो हम समझ सकते हैं कि आज भारतीय फिल्में किस तरह से पूरे विश्व में अपनी अमिट छाप छोड़ रही हैं। बिल्कुल, और आज माइकल डगलस की मास्टर क्लास में वो क्या लेसन्स देने वाले हैं इस पर सबकी नज़र रहेगी। साथ ही साथ ये बहुत बड़ा ग्रैंड शो जो समापन समारोह है
उस पर भी रहेगी सबकी नजरें। आप लगातार हमसे खबरें जो है वो साझा करिए। जो है बहुत बहुत शुक्रिया इन जानकारियों को भी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। तेलंगाना में आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार। 119 सीटों के लिए 30 नवंबर को होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस, बीआरएस समेत अन्य दलों के स्टार प्रचारक करेंगे जनसभा और रोड शो। कर्नाटक सरकार आज चुनाव आयोग के समक्ष तेलंगाना के अखबारों में अपनी उपलब्धियों के प्रचार वाले विज्ञापनों पर जवाब करेगी दाखिल। आयोग ने इन विज्ञापनों को बताया आचार संहिता का उल्लंघन। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए वर्टिकल बोरिंग का काम जारी। प्रधानमंत्री ने कहा, मजदूरों को निकालने में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। गोवा में जारी 54वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आज होगा समापन। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार की होगी घोषणा। साथ ही माइकल डगलस को सत्यजीत रे जीवन प्रेरणत उपलब्धि पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। इजराइल हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम को 2 दिन और बढ़ाने पर बनी सहमति। बंधकों और कैदियों की और हो सकेगी रिहाई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की सराहना। और खेल की खबरों में गुवाहाटी में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा तीसरा T20 मैच। 2 मुकाबले जीत चुकी टीम इंडिया की युवा ब्रिगेड सीरीज पर कब्जा जमाने के इरादे से उतरेगी मैदान पर। और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों की। तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे डीडी न्यूज़ के न्यूज़ रूम, जहां हमारी सहयोगी संध्या शर्मा मौजूद है। संध्या, सुप्रभात। आप हर रोज़ हमारे लिए समाचार पत्रों में जो भी मुख्य खबरें प्रकाशित होती हैं वो लेकर आती हैं, तो आज कौन सी ऐसी मुख्य खबरें हैं, प्रमुख खबरें हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं? जी, अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत भावना कर लेते हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्य से जुड़ी खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है और बताया है कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। साथ ही नवभारत टाइम्स अखबार ने लिखा है कि टनल में अब हाथों से शुरू हुई खुदाई, यानी कि मशीनों के साथ साथ अब हाथों से खुदाई का कार्य भी शुरू किया गया है। यानी हर हाल में, हर सूरत में मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर किस तरह से निकाला जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो ये है वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी हुई खबर, जिसे आज सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। व्यापार क्षेत्र से जुड़ी हुई ये खबर है और बताया है कि वाणिज्य मंत्रालय अफ्रीका और खाड़ी देशों में निर्यात बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है और इसके लिए भारतीय दूतावास के साथ बैठकें भी की गई है कि किस तरह से खाड़ी देशों में निर्यात को बढ़ाया जा सके। भारत का वस्तु निर्यात आपको बता दें कि 6.21% बढ़ा है और इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। इसे आज प्रमुखता से अखबारों ने लिया है। अगली खबर की बात करें तो दैनिक जागरण अखबार के अर्थ जागरण पेज पर ली गई है और बताया है कि उद्योगों के लिए दुर्लभ खनिज जुटाने में सरकार जुटी हुई है। दरअसल सौर ऊर्जा और सेमीकंडक्टर जैसे अत्याधुनिक उद्योगों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सरकार लगातार प्रयासरत है और ये उसी की एक कड़ी है। और इसके लिए आपको बता दें कि विदेशों में दुर्लभ खनिज मिलते हैं, लेकिन भारत में इसकी संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन इसके लिए अब सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके लिए प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और उद्योग और वाणिज्य मंत्री जो विदेश के हैं उनके साथ बैठकें की जा रही हैं। साथ ही साथ आज भी खनन मंत्रालय घरेलू दुर्लभ खनिज नीति बना चुका है और उसके बाद आज एक बैठक करने जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो ये है वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई। राजधानी में भले ही कल बारिश हो गई हो, मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया हो, लेकिन प्रदूषण में कमी नहीं आई है और जनसत्ता अखबार ने आज एक इसी को लेकर के स्टडी ली है और बताया है कि दिल्ली एनसीआर में
30 दिनों की जो ये सर्वेक्षण किया गया है उसमें प्रदूषण की मार से लगभग 89% परिवारों में खांसी के मरीज बढ़े हैं और ये भी बताया कि 78% परिवारों में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिसे सांस लेने में कठिनाई या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और चलते चलते बात कर लेते हैं हिंदुस्तान अखबार की इस खबर के साथ, जिससे चलते चलते पेज पर ही लिया गया है और ये भी एक जलवायु परिवर्तन से किस तरह से परेशानी सामने आ रही है उसका एक अध्ययन प्रकाशित किया गया और बताया कि तापमान में जिस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं उसमें शहरों में मृत्यु दर उसकी वजह से बढ़ी है। द लेंसेट रीजनल हेल्थ में ये शोध प्रकाशित हुआ है और ये बताया गया है कि 16 यूरोपीय देशों के 147 क्षेत्रों में रोज तापमान और मृत्यु दर के रिकॉर्ड पर आधारित अध्ययन में ये दावा है। साथ ही जलवायु परिवर्तन से मस्तिष्क का खतरा भी बढ़ रहा है और ये ऑस्ट्रिया की एक यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के वैज्ञानिकों ने नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित शोध में ये दावा किया है। तो ये है आज के अखबारों की वो प्रमुख खबरें, वो अहम खबरें जो आम व्यक्ति से सरोकार रखती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, आप मेहनत करके समेट कर लाई हैं तमाम अलग अलग अखबारों से हमारे लिए ये सुर्खियाँ। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेल, एंटरटेनमेंट और कारोबार से जुड़ी खबरें होंगी। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और आइए अब देखते हैं दुनिया भर से जुड़ी कुछ खास खबरें, लेकिन फटाफट अंदाज में। इजराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम को 2 दिन और बढ़ाने पर सहमति बन गई है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने गाजा में संघर्ष विराम बढ़ाने की सराहना की। संघर्ष विराम के पहले 3 दिनों में हमास ने 117 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में कुल 58 बंधकों को किया था रिहा। दुबई में आज से विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। 12 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे। ये सम्मेलन जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 28वीं बैठक का हिस्सा है, जिसे COP28 के नाम से जाना जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक पाकिस्तान में सुबह 3:38 पर रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं पापुआ न्यू गिनी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप की तीव्रता जो थी वो रिक्टर पैमाने पर 6.6 रही। चीन के जिनजियांग में आए भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.0 रही। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। ग्रीस के प्रधानमंत्री कुरियाकोस मित्सोटाकिस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर लंदन में निर्धारित बैठक रद्द करने का लगाया आरोप। और तलब है कि ग्रीस ने कई बार ब्रिटिश संग्रहालय से लगभग 2500 मूर्तियों को स्थायी रूप से वापस लौटाने के लिए कहा, जिन्हें ब्रिटिश राजनयिक लॉर्ड एल्गिन ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पार्थेनन मंदिर से हटा दिया था। अमेरिका की फर्स्ट लेडी रोजनेल कार्टर का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने बताया कि उनकी पत्नी रोजलिन कार्टर का जॉर्जिया में अंतिम संस्कार किया गया। और अब बात कारोबार जगत से जुड़ी हुई, लेकिन फटाफट अंदाज में। केंद्र सरकार की नीतियों और मेक इन इंडिया के चलते भारत से होने वाले निर्यात
सामान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में भारत से अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। टाटा मोटर्स ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। कंपनी अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के दाम अगले साल जनवरी से बढ़ाने पर कर रही है विचार। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि गाड़ियों के दाम में कितनी वृद्धि की जाएगी। विश्व की जानी मानी रेटिंग एजेंसी और अर्थव्यवस्था का आकलन लगाने वाली एजेंसी S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2024 के लिए रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। पेटीएम ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स को लेकर एक नया दांव खेला। पेटीएम ऐप के होम पेज पर QR कोड स्कैनर के ठीक बगल में ONDC का विकल्प लॉन्च किया गया, जिस पर क्लिक कर यूजर्स कर सकते हैं शॉपिंग। फिलहाल ये फीचर ट्रायल के तौर पर है। पेटीएम का ये कदम बताता है कि कंपनी एक बार फिर ई-कॉमर्स सेक्टर में पैठ बढ़ाने की कोशिश में है। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने GPT-4 तकनीक द्वारा संचालित एक AI चैटबॉट SIS-6 स्काई लॉन्च किया है, जिसका मकसद 10 अलग-अलग भाषाओं में यात्रियों के सवालों का जवाब देना और संपूर्ण नेटवर्क पर देश भर में टिकट बुकिंग के लिए अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म पेश करना है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने GDR हेरफेर मामले में अरुण पंचारिया को डिमांड नोटिस जारी करते हुए 26 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। इसके पहले पंचारिया जुलाई में सेबी द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहे, जिसके बाद अब उन्हें डिमांड नोटिस जारी किया गया है। और कारोबार के बाद अब खबरें खेल जगत से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। पहले 2 मुकाबले अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश आज तीसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के लिए सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना ही होगा। गुजरात टाइटंस ने IPL के अगले सत्र के लिए शुभमन गिल को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है। गुजरात फ्रेंचाइजी की ओर से आधिकारिक घोषणा कर दी गई है कि शुभमन गिल IPL के अगले सीजन के लिए टीम के कप्तान होंगे। गौरतलब है कि रविवार को हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में चले गए थे। हरियाणा और पंजाब ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल मुकाबले में हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, तो वहीं प्रतियोगिता के दूसरे सेमीफाइनल में पंजाब की टीम ने कर्नाटक को 5-1 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला आज खेला जाना है। प्रीमियर लीग के फुलहैम ने वॉल्वरहैम्पटन वॉन्डरर्स को 3-2 के अंतर से हरा दिया है। सोमवार देर रात खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में फुलहैम ने आक्रामक शुरुआत करते ही 7वें मिनट में पहला गोल दागकर बढ़त हासिल कर ली। मुकाबले के अंतिम समय तक दोनों टीमों का स्कोर 2-2 था। हालांकि मैच के आखिर में मिले अतिरिक्त समय में मिली पेनल्टी शूट को फुलहैम के मैथ्यूम ने गोल के तब्दील कर टीम को 3-2 से जीत दिला दी। अमेरिका कप की शुरुआत 30 नवंबर को होनी है। इससे पहले प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीमों के बीच एक अभ्यास रेस का आयोजन किया गया, जिसमें अलंगी रेड बुल रेसिंग टीम को हार का सामना करना पड़ा। अमेरिका कप अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सबसे पुरानी प्रतियोगिताओं में से एक है। 37वें सत्र की शुरुआत गुरुवार को लाल सागर में होगी। और अब खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। भारत में CCTV कैमरा बनाने वाली भारत की पहली कंपनी स्पर्श ने लोकप्रिय बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर। फिल्म एनिमल में रणबीर कपूर को देखने के लिए क्रेजी हुए फैंस। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने लाखों कमाए। प्रसिद्ध बॉलीवुड फिल्म निर्माता सुनील दर्शन अपनी 2003 की हिट फिल्म अंदाज की अगली कड़ी अंदाज 2 की शूटिंग शुरू करने के लिए तैयार।
फिल्म निर्माता ने खुलासा किया कि सीक्वल में 3 प्रमुख भूमिकाओं को पेश किया जाएगा, जिसमें नए चेहरों को सामने लाने की उम्मीद है। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स की हुई घोषणा। इस लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल। डार्लिंग्स की आलिया भट्ट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और मनोज बाजपेयी ने एक बंदा ही काफी है के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की ट्रॉफी जीती। अभिनेता रणवीर सिंह को सिनेमा में योगदान के लिए आगामी रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में करियर सम्मान से नवाजा जाएगा। ये महोत्सव सऊदी अरब के जेदा में होगा। हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें IPL में पहली बार मुंबई इंडियंस द्वारा खरीदे जाने वाले हार्दिक नजर आ रहे हैं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी खबरों पर। बात करते हैं निमोनिया की, जो कि एक ऐसा संक्रमण है जिसके कई कारण हो सकते हैं। इसके लक्षण खांसी, बुखार से लेकर इतने गंभीर हो सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा भी बन सकते हैं। जानते हैं कि किन लोगों में निमोनिया होने पर गंभीरता हो सकती है और बचाव के लिए क्या क्या किया जाए हमारे इस हेल्थ सेगमेंट में। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। इससे फेफड़ों में सूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। निमोनिया के लक्षण में खांसी, बुखार से लेकर गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं, जो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। खास तौर पर कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, बच्चे या वृद्ध व्यक्तियों में निमोनिया गंभीर रूप ले सकता है। सामान्य सर्दी जो होता है वो गला खराब हो गया, छींके आना, बुखार होना, सर दर्द होना, बॉडी एक होना, ये यहाँ तक सीमित है। जब ये इन्फेक्शन गले से होता हुआ हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, यानी कि लंग्स में चला जाता है, और वो लंग्स में इन्फेक्शन करके उसके अंदर स्क्रीशंस और कंसोलिडेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया के लक्षण यूजुअली एक फीवर का आना, खांसी होना, छाती में दर्द होना और बलगम का प्रोड्यूस होना, यानी कि स्पूटम प्रोडक्शन होना, यूजुअली ये लक्षण होते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके फीवर के साथ उसकी छाती में दर्द है, खांसी आ रही है या बलगम आ रहा है, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को दिखाना चाहिए। स्पेशली एल्डरली और यंग चाइल्ड में यदि निमोनिया है तो वो काफ़ी घातक हो सकता है। निमोनिया मुख्य रूप से विषाणुओं और जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। ये वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट के कारण भी हो सकता है। श्वसन रोगियों में निमोनिया होने पर जटिलताएं और गंभीरता अधिक हो सकती है। निमोनिया की समय पर पहचान और उपचार न हो पाने से ये जीवन के लिए खतरा बन सकता है। सबसे पहले हैंड हाइजीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है निमोनिया से बचने के लिए। यदि किसी आदमी को कोई जुकाम या इस तरह का वायरल कुछ लग रहा है तो आप उससे थोड़ा सा दूर रहिए। आइडियली देखा जाए तो कम से कम 1 मीटर और आइडियल वे से 3 मीटर का डिस्टेंस हो तो चांसेस हैं कि आप उस इन्फेक्शन को, वो इन्फेक्शन आपके पास नहीं आएगा। यदि फिर भी किसी का एक्सपोजर हो जाता है तो स्टीमिंग करिए, और टाइमली यदि सिम्टम्स निमोनिया के आने लगते हैं, जैसे कि मैंने तो बोला था, खांसी हो रही है, बुखार है, छाती में दर्द है, बलगम आना शुरू हो गया, तो अपने डॉक्टर को दिखाइए और उसके लिए एडिकेट एंटीबायोटिक्स या अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, और वो कंप्लीट एंटीबायोटिक फुल डोजेस के साथ। एल्डरली लोग कई बार उसमें तो बुखार भी नहीं होता, वो थोड़ा सा फटीग महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, खांसी उनका चल रहा होता है, छाती में दर्द चल रहा होता है, स्पूटम आना शुरू हो जाता है, और जब वो बेहोशी की साइड में ड्राउसी होने की संभावना उनको लगती है, खड़े होने पे चक्कर आ रहे होते हैं, तो ये कुछ ही चीज़ें हैं जिस टाइम पे हमें बहुत सीरियस होना चाहिए कि उसका निमोनिया काफ़ी खतरनाक हो सकता है। निमोनिया के लक्षणों को समय से पहचान लिया जाए तो इसका उपचार किया जा सकता है। गंभीरता न बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि निमोनिया का जल्द और सही इलाज हो। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। तो नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
बात मौसम की, जिसमें दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश के चलते पारा गिरा है और इस दौरान हल्की से मध्यम कोहरे के बीच छाए रहने का पूर्व अनुमान है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की, जहां पर 29 नवंबर तक गरज के साथ हल्की फुहारें पड़ने की भविष्यवाणी की गई। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरेगा। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आइए अब जानते हैं कि आपके राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। नया सवेरा के इस अंक में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ चलते हैं काशी में देव दीपावली की रौनक के साथ। बिल्कुल, जहां दीपों की रोशनी से पूरी काशी जगमा उठी और लेजर शो के साथ ही ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो ने भी हर किसी का मन मोह लिया। आप इन दृश्यों का आनंद लीजिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल